नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत कुमार। तो दोस्तों, जो मनीषा कांड हुआ था, उस मनीषा कांड में अभी-अभी बहुत बड़ी खुलासा निकल के आ रही है। पूरे 3 कातिलों को पुलिस ने पकड़ा है। आखिर इन्होंने इस हत्याकांड का अंजाम कैसे दिया था, सब कुछ बताएंगे। आज के इस वीडियो में दोस्तों, एक लड़की जो कि सुबह 11 बजे अपने घर वालों को कहती है कि आज मुझे कॉलेज में एडमिशन के लिए जाना है। इतना कहकर वह सुबह 11 बजे अपने घर से निकल के कॉलेज के लिए जाती है। लेकिन शाम हो जाती है, वह लड़की अपने घर घर में लौट के नहीं आती है। जब इसकी खबर उसके पिताजी को पता चलती है तो पिताजी 112 नंबर में फ़ोन करते और कहते हैं, मेरी बेटी वह एडमिशन के लिए कॉलेज गई थी, लेकिन वहाँ से वह लौटकर नहीं आई है। अब जैसे ही पुलिस को यह बात पता चलती है, पुलिस कहती है, तुम्हारी लड़की कितने साल की थी? उसका बाप कहता है, मेरी लड़की 18 साल की थी। तो पुलिस कहती है कि तुम्हारी लड़की जवान हो गई है, किसी के साथ हो सकता है वो भाग के चली गई है, 2-3 दिन में वो आ जाएगी, तुम आराम से घर पर रहो, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उस बाप के कलेजे को ठंडक नहीं मिलती है। वह उसका बाप लगातार 2-3 दिन तक अपनी बेटी की खोजबीन करता है, लेकिन कहीं उसका कोई अता पता नहीं चलता है। वह बेटी को कॉलेज तो गई थी, लेकिन वहाँ से लौटकर वापस नहीं आई है। 2-3 दिन बाद बेटी की लाश वह ऐसी अवस्था में मिलती है जिसके शरीर में उसके दोनों आँख गायब थे। उसके लड़की के गर्दन को ऐसा लग रहा था किसी धारदार हथियार से रेता गया हो। उसके गले की हड्डी उसके शरीर से गायब थी। कपड़े ऐसे लग रहे थे जैसे फटे हो। इस हाल में जब उस बेटी की लाश उस बाप को मिलती है तो देखते ही देखते वह पूरा मामला पूरे राज्य भर में फैल जाता है और पूरे राज्य से निकलकर पूरे देश में फैल जाता है और तमाम बड़े-बड़े न्यूज़ चैनलों को यह खबरें चलने शुरू हो जाती है। आगे इस घटना के पीछे कितने ज़्यादा आक्रोशित होती है कि देखते ही देखते नेशनल हाईवे दिल्ली को भी जाम किया जाता है। नेशनल हाईवे जाम हो जाता है और इस पूरे अंजाम में मुख्यमंत्री तक बात पहुंच जाती है। मुख्यमंत्री एक्शन लेते हैं और क्या मुख्यमंत्री क्या गृह मंत्री राज्य के तुरंत एसपी को ट्रांसफर कर देते हैं। यहाँ तक कि कई पुलिस अधिकारी को भी निलंबित किया जाता है और कठोर कार्रवाई करने का सरकार के द्वारा आश्वासन दिया जाता है। इन सबसे बीच परिवार की एक ही मांग है, उनके बेटी को, जो बेटी के कातिल है, उस कातिल को जितना जल्द हो उतना जल्दी पकड़ा जाए और पूरा घटनाक्रम जहाँ हुआ था उस कहानी के माध्यम से हम लोगों को आप लोगों को बताने का कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों को हमारे वीडियो को देखते रहिए, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब अभी तक आप लोग किए नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके अलावा कपड़े खोलकर नाचने वाली लड़कियों को तो आप जो बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, कपड़े खोल के जो वीडियो बनाते हैं उसके लाइक को बहुत लाइक करते हैं उसके वीडियो को, लेकिन जब हम सच्ची घटना दिखाते हैं और सच्ची न्यूज़ आप लोग को रूबरू कराते हैं तो आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ले लीजिए और कमेंट में जस्टिस फॉर मनीषा ज़रूर लिखें ताकि मनीषा की आत्मा को शांति मिल सके। दरअसल आज की जो पूरी घटना है, यह घटना हरियाणा राज्य के भिवानी जिले की घटना है। लोहारू थाना और लोहारू थाना में एक गांव आती है, ढाली लक्ष्मण गांव। इस गांव में रहने वाले संजय, जो कि लोहारू में एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, शाम लगभग 6:24 पर उसके मोबाइल पर घंटी बजती है। फ़ोन उनके घर से किया गया था, घर वालों ने किया था। जैसे ही संजय फ़ोन उठाता है, सामने से एक आवाज़ आती है। आवाज़ में इस तरीके से लगती है, सामने से कहा जाता है कि हमारी जो बेटी मनीषा है वो अभी तक घर नहीं लौटी है। संजय पूछते हैं, कहाँ गई, कब गई? तो पता चलता है कि मनीषा,
जिसकी उम्र 18 साल की है, वह सुबह 11 बजे वह कॉलेज के लिए गई थी। 11 अगस्त को सुबह 11 बजे कॉलेज के लिए गई थी, लेकिन शाम 6 बज चुका था। लड़की अभी तक घर लौटकर नहीं आई थी, जबकि मुश्किल घर और कॉलेज का बीच कुछ ही किलोमीटर का फैसला था। लड़की घर नहीं आई। पिताजी तुरंत वहां से लोहारू से अपना बस पकड़े और बस पकड़ के लक्ष्मण ढाड़ी गांव पहुंचे और वहां तुरंत 112 नंबर पर पुलिस को सूचना देते हैं। ग्रामीण के साथ साथ आसपास के इलाकों में खोजबीन की जाती है। थोड़ा देर बाद फिर से पुलिस को फ़ोन करते हैं। पुलिस फ़ोन उठाती है, तो पुलिस को जब यह पूरी बात बता जाती है तो पुलिस कहती है, एक काम कीजिए, आप लोग तुरंत थाने आइए और वहाँ पर बातचीत होगी। उस पर व्यक्ति को यही थाना बुलाती है। संजय अपने परिवार के साथ थाना पहुँचते हैं, तो वहाँ पर थाने में बैठे हुए लोग थे। या लोग अजीब तरीके से व्यवहार करते हैं। संजय से कहते हैं, तुम्हारी बेटी कितने साल की थी, क्या नाम था, यह सब सारी चीज़ें इस फॉर्म में फिल कीजिए। उम्र को देखते हुए थाने को जो एसओ सीओ था, वह कहते हैं कि भाई साहब, तुम्हारी लड़की जवान हो चुकी है। हो सकता है किसी लड़के के साथ फरार हो गई हो। 2-3 दिन में वो लौट कर आ जाएगी। बस अब बाप के बाप का कलेजा को सोचिए क्या बीतती होगी जब पुलिस वाले ऐसे कह रहे थे अपनी बेटी के बारे में। एक पुलिस अधिकारी के मुंह से सुन रहा होगा। बाप फिर से पुलिस को रिक्वेस्ट करता है, आप कोशिश कीजिए मेरी बेटी को खोजने में। पुलिस अगले दिन कुछ तत्पर होते हैं, लेकिन जिस तरीके से रिस्पॉन्ड करना चाहिए था वैसा कुछ नहीं होता है। इसी बीच 2-3 दिन बीत जाता है। 13 अगस्त 2025 की तारीख आ जाती है। गांव का एक सिंघानी गांव का एक किसान खेत में जाता है। वहीं वह खेत में पहुंचता है तो सामने एक महिला की लड़की की जूती दिखाई देता है। पैरों में पहनने वाली जूती दिखाई देती है। यह व्यक्ति कुछ और आगे बढ़ता है तो लड़की का एक लाश पड़ी मिलता है। लाश इतनी भयानक थी कि वो किसान उसको देख के उसका शरीर कांप जाता है, क्योंकि शरीर लड़की की दोनों आंखें पूरा निकला हुआ था। पूरा चेहरा गलने जैसा हो गया था। उसका गर्दन का हड्डी निकल गई थी। चेहरे पर ऐसा लग रहा था किसी केमिकल डालकर चेहरे को जलाने की कोशिश की गई है। इस भयावह स्थिति में वह लाश मिलती है। तुरंत पुलिस को सूचना दे दी जाती है। पुलिस की पूरी टीम पहुंचती है। उस हुलिया को देखने की कोशिश करते हैं, जो अब 2-3 दिन पहले एक महिला यानी मनीषा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। तो उसी को जो शकल है मिलाने का कोशिश करते हैं, तो पुलिस को लगता है हो ना हो मनीषा का ही लाश हो सकती है। पुलिस तुरंत मनीषा के पिताजी संजय को फ़ोन करती है और फ़ोन करके कहती है, एक लाश सिंघानी गांव में मिली है और आप लोग पहचानने के लिए आइए। संजय पूरे परिवार के साथ उस सिंघानी गांव पहुंचते हैं। वहां पर जब लाश की पहचान होती है तो पता चलता है कि यह लड़की मनीषा की है। तो एक है जो कि एक प्ले स्कूल में टीचर थी और बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेने के लिए कि वो कॉलेज गई थी। खैर अब वैसे ही लाश मिलती है। पूरे गांव में परिवार को आकर्षित होना लाजमी था। लोग धीरे धीरे आक्रोशित होना शुरू हो जाते हैं। पुलिस की कार्रवाई को लेकर लोग सवाल उठाना शुरू कर देते हैं। पुलिस के काम करने का जो तरीका पर सवाल उठाते हैं। इसी बीच एसपी पहुंचते हैं। उनके द्वारा परिवार को आश्वासन दिया जाता है, जल्द से जल्द कार्रवाई होगी और लाश को पोस्टमार्टम हाउस के लिए भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम पोस्टमार्टम से पहले पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट निकल कर आती है, परिवार वालों को उस पर विश्वास नहीं होता है। फिर से दोबारा पोस्टमार्टम कराया जाता है। यह पोस्टमार्टम अब होता है रोहतक के पीजीआई अस्पताल में। वहाँ पर डॉक्टर की जो पैनल बनती है, उस डॉक्टर के पैनल ने जब पोस्टमार्टम किया तो पोस्टमार्टम में बताया गया है कि यह लगभग एक धारदार औजार से इस महिला की गर्दन को काटा गया है। उसके बाद परिवार का यह भी आरोप था कि
हो सकता है दुष्कर्म भी किया गया हो, लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है और यह आगे का जांच विषय है। बीरा को संक्षिप्त किया जाता है। आगे जो रिपोर्ट आएगी उसमें हो सकता है अगर कोई दुष्कर्म जैसा कोई कांड हो तो वह निकल कर बाहर आएगा। परिवार का यहाँ तक की आरोप था, जिस दिन अपनी बेटी को वह खोजने के लिए गए थे, उस दिन जिस कॉलेज स्कूल में लड़की एडमिशन के लिए गई थी उस पर लोग परिवार साथ गए थे, तो वहाँ 3 लोग बैठकर नशा कर रहे थे। उन लोगों से भी जब पूछा गया, कॉलेज प्रशासन कॉलेज की तरफ से सीसीटीवी देने को भी मना कर दिया गया पुलिस को, जबकि पुलिस इस मामले में उस तरीके से तत्पर नहीं हुई है। अगर पुलिस सही तरीके से जांच करती, हो सकता है कॉलेज का सीसीटीवी निकल कर सामने आता और कुछ चीज़ें बाहर आती, लेकिन यहाँ पर पुलिस की लापरवाही थी। जब यह पूरा मामला उस गांव में फैला तो धीरे धीरे लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए और देखते ही देखते दिल्ली की जो नेशनल हाईवे को जाम कर दिया गया। अब जैसे ही नेशनल हाईवे जाम होता है तो देखते देखते विधायक, सांसद, जो बड़े बड़े तमाम मंत्री पहुंचना शुरू हो जाते हैं। लोग अपने अपने तरीके से अलग अलग पार्टियों पर अपने अपने तरीके से न्याय दिलाने की मांग कर रही है और वही मुख्यमंत्री नवाब सिंह सैनी के पास यह मामला पहुंच जाता है। तो इसमें निकल के सामने आता है कि जो उस समय के एसपी थे मनवर सिंह, उनकी लापरवाही थी, उन्हें उन्हें हटा दिया गया। उनकी जगह नए एसपी सुमित कुमार को तैनात किया गया, जो लोहारू थाने के एस एसओ है। अशोक को भी निलंबित किया गया। उसके अलावा जो एएसआई शकुंतला, उनको भी निलंबित कर दिया गया। उसके अलावा कांस्टेबल में पवन और धर्मेंद्र, इन सभी को सस्पेंड कर दिया गया। यह मुख्यमंत्री की तरफ से कार्य की गई है। वही परिवार वालों को ग्रामीण का मांग है कि जितना जल्दी हो सके आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। वहीं पुलिस को सीसीटीवी फुटेज मिलने की बात बता रही है। इसमें बताया जा रहा है कि मनीषा घर से तो कॉलेज जाते हुए दिखाई दे रही है सीसीटीवी में, लेकिन वह कॉलेज से निकली है, इसका कोई सीसीटीवी फुटेज अभी तक पुलिस के पास नहीं है। और पुलिस एक तरीके से अनजान राहों में अनजान मुसाफिर बनकर चलने की कोशिश कर रही है। तो यह तो हो रही कहानी, लेकिन इस हत्याकांड में अभी अभी 3 हत्यारे पकड़े गए हैं। अभी हत्यारों का नाम नहीं बताया गया है इन्होंने, क्योंकि मनीषा की हत्या की गई है, इसका ठोस सबूत पुलिस को यह बयान नहीं बताया गया है। जैसे जानकारी आती है हम आपको रूबरू करवाते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखना है क्या होता है इस पूरे मनीषा कांड में, क्या होता है। इस कहानी को और घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है, बस आपको जागरूक करना है। आगे फिर से एक कहानी के साथ वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।